हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए बीपीएससी 171 डिजास्टर मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था एग्जामिनेशन पैटर्न और साथ में स्टार्टिंग के हमने टोटल 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 9th नंबर क्वेश्चन है CBDM मतलब कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कवर ऑल 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में आपको CBDM का डिफिनेशन बताना है और एक किस तरह से तीनों फेजेज दैट इज़ प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर इन सभी को कवर करता है। तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है जो लोग किसी डिजास्टर से अफेक्ट हो सकते हैं उस कम्युनिटी उसको एक्टिवली उसके डिजास्टर के बहुत सारे फेज़ में इवॉल्व करना, जैसे कि रिस्क रिडक्शन हो गया, उस डिजास्टर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे उसको, या प्रिवेंशन, और साथ में रिस्क जो हो सकता है उसके आइडेंटिफिकेशन में, इवैक्यूएशन में, इन सभी में इनको इन्वॉल्व कराते हैं सो दैट कि जो लॉस है डिजास्टर से लॉस है वो मिनिमाइज हो सके। क्योंकि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उन्हीं वो अगर खुद एक्टिव उनको पता होगा कि हम डिजास्टर के केस में कैसे कैसे हमें बचना है, तो इस तरह से हम ये श्योर है कि जब डिजास्टर आएगा तो कम से कम उससे लॉस होगा और वो लोग कोई और दूसरा रिस्पॉन्स करे उससे पहले खुद रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो इसके तीनों फेज़ में कैसे कैसे होता है वो देख लेते हैं। पहला होता है प्री डिजास्टर फेज़। इसमें हम जो कम्युनिटी है उसको ओरिएंट कराते हैं कि यहाँ क्या क्या डिजास्टर आ सकते हैं और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। साथ में होता है कि हमारे पास इससे बचने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, रोड, इन सब की कंडीशन कैसी है जिससे हम बच के निकल सकते हैं यहाँ से। साथ में जो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं जैसे बच्चे, बूढ़े, डिसेबल्ड लोग, उनके लिए हमें स्पेशल असेसमेंट करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा इन पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में एक प्रिपेयर्डनेस प्लान रहता है सो दैट कि अगर जब डिजास्टर आए तो हम किस तरह से उससे बाहर निकल पाएँ। और डिजास्टर जब हिट करता है तो उस केस में सबसे पहले रेस्क्यू इवैक्यूएशन प्लान होता है, उसके बाद लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना होता है, उनका जो बाकी सभी अरेंजमेंट करना पड़ता है जो लोग भी अफेक्ट हुए हैं उसके लिए। साथ में होता है जो डेब्रिस हैं, पेड़ पौधे गिर गए, बिल्डिंग्स गिर गए, उनको क्लियरेंस होता है। जो डेथ हुआ है लोगों का, जानवरों का, उन सभी को क्लियरेंस होता है। साथ में डैमेज असेसमेंट होता है कि कितना डैमेज हुआ सो दैट कि जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रिलीफ वहाँ पहुँच जाए। और पोस्ट डिजास्टर फेज में डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं सो दैट कि कितना हमारा लॉस हुआ है, कितना लोगों का लॉस हुआ है और कितना हमें इकोनॉमिकल लॉस हुआ है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्लान होता है कि इकोनॉमिक फिर से नॉर्मलसी कैसे ली जा सके। सोशल जो स्कूल्स हैं वो सब फिर से कैसे ओपन हो सके। और साथ में हम कम्युनिटी इस प्लान को मॉनिटर करते हैं कि अगली बार बेटर तरीके से कैसे यूटिलाइज हो सके इस प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस देता है सभी टाइप के नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर के केस में। और एक NCMS होता है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के केस या टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी सब का, तो उस केस में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखता है। दूसरा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि पार्टिकुलर टाइप के डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होता है, जैसे कि होम अफेयर्स जनरली नेचुरल डिजास्टर के लिए, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी के लिए होता है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर, केमिकल, इंडस्ट्रियल, ये सब जो भी डिजास्टर आ गया। रेलवे के लिए रेलवे मिनिस्टर, रोडवेज के लिए रोडवेज मिनिस्टर, एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर होता है। थर्ड होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि जैसे सेंटर में है नेशनल लेवल का, स्टेट में है स्टेट डिजास्टर, और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का रहता है रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन में। ऐसे डिस्ट्रिक्ट पे आता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि DM के या DC या फिर कलेक्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। और साथ में एक इंस्टीट्यूट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, जहाँ की प्लानिंग पर
और साथ में कैसे पॉलिसी फॉर्मेशन होगा और प्लानिंग किया जाता है कि अगली बार डिजास्टर आए उनको स्टडी किया जाता है कि हमें किस तरह से डिजास्टर से फाइट करना है। और एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि डिजास्टर के केस में सबसे पहले होती है रिस्पॉन्ड करने वाली और रेस्क्यू करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर। इसमें आपको बताना है कि डिजास्टर के केस में कैसे कैसे कौन लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि डिज़ास्टर सडनली आ जाता है और बहुत हेवी डैमेज करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म होना चाहिए और जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी डिजास्टर केस में डिले बहुत बड़ा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म हो सो दैट कि डिजास्टर से होने वाला जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इसके केस में सबसे ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन अच्छा से कम्युनिकेशन जो है वो आगे तक डिसिपेट हो, आगे तक पहुँचे। तो एक नेशनल इमरजेंसी ऑफ सेंटर होता है जो कि कोऑर्डिनेशन है हब सभी फेजेस के लिए रहता है। जब तक डिजास्टर रहे तो वो अर्ली वार्निंग लेती है बहुत सारे एजेंसी से और वो स्टेट के इमरजेंसी सेंटर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर को बताती है। और उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न होता है होम अफेयर्स का, वो एनडीआरएफ को अगर एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सपोर्ट से, जो कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखती है और वो फिर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के टेक्निकल सपोर्ट की मदद से वहाँ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा स्टेट में अगर डिजास्टर आ रहा है तो उसमें नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का रोल रहता है। सो इसमें बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमें इसमें बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म हो वो प्रॉपर हो और एक स्ट्रीमलाइन हो सो दैट कि टाइमली और एक्यूरेटली डिजास्टर के केस में रिस्पॉन्स हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, मतलब प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, इन सभी में क्या क्या इस साइकिल्स और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं और इसके साइकिल में अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे कि हम चाहते हैं कि डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके, उसके बाद रिड्यूस किया जा सके और उससे पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कि अगर डिजास्टर आए तो हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लेनी है और अगर डिजास्टर आया तो उस टाइम हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। और जब फिनिश मतलब डिजास्टर जब मतलब हो गया तो उसके बाद हमें कौन कौन सी इवैक्यूएशन कैसे करना है, उसका कितना डैमेज हुआ है सब चेक करके और हम फिर से रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकें, ये सभी चीज़ें देखें। सो प्री डिजास्टर में होता है प्रिपेयर्डनेस और साथ में कि हम प्रिपेयर करते हैं और प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं डिजास्टर की। तो इसमें इन सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और डिजास्टर के जब आ गया तो दो ही बचता है कि रिस्पॉन्स हम रिलीव करें, लोगों को इवैक्यूएट करें, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन ये सब चलाएं, डेब्रिज को हटाएं। और जब डिजास्टर जब निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम रिहैबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन होता है कि नॉर्मल सी लाइफ कैसे लाया जाए, इकोनॉमिक फिजिकल जितना डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर को, रोड्स ये सब जितने डैमेज हुए हैं उन्हें हम फिर से नॉर्मल कैसे लाएं। और साथ में ऐसा कि जो आगे में अगर डिजास्टर है तो उससे इम्पैक्ट कम से कम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन। इस क्वेश्चन में आपको रिहैबिलिटेशन क्या होता है, कौन कौन इसको डिफाइन करना है और कौन कौन से टाइप होते हैं इसको बताना है। सो रिहैबिलिटेशन में सिंपल सी बात होती है कि अगर डिजास्टर आ गया है तो उसके बाद हम जो नॉर्मल है उसको कैसे वापस पा जा सके, यही होता है रिहैबिलिटेशन। कि जितना भी डैमेज हुआ है हमसे, मतलब इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, लोगों को सोशल डैमेज हुआ है, एग्रीकल्चर को डैमेज हुआ है, लोगों का मेंटल हेल्थ डैमेज हुआ है, मतलब उनको बहुत कोई सदमा पहुंच गया है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, तो इन सभी चीज़
को हम नॉर्मल कैसे लाया जाए, यही होता है रिहैबिलिटेशन। तो इसके कुछ जो टाइप्स हैं 4-5 उन्हें देखते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम फिजिकल एबिलिटी जैसे कि घर, रोड, रेलवेज, इन सब में जो डैमेज हुआ है उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं, साथ में एग्रीकल्चर, इस सब के। दूसरा होता है सोशल रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बच्चों को नॉर्मल कैसे किया जाए वो सब में देखे थे। थर्ड होता है इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम लोगों का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चली गई है इकोनॉमिक, उससे हम नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ होता है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि अगर कुछ लोगों को बहुत साइकोलॉजिकली डैमेज हुआ है तो उनको कैसे नॉर्मल लाया जाए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, इसकी कोशिश होती है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिजीनियस नॉलेज हेल्प्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, इलेबोरेट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो मूल निवासियों का नॉलेज, स्थानीय लोगों का नॉलेज होता है या ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है, वो हमें डिजास्टर के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये नॉर्मल सी बात होती है कि अगर लोकल जो कहीं के होते हैं, जो पहले से रह रहे हैं लोग, उनको उस जगह के बारे में बेटर नॉलेज होता है, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बेटर नॉलेज होता है, और अगर वहाँ कौन से डिजास्टर आए हैं और उनका आइडेंटिफाई करना कि अगर डिजास्टर आता है तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको बेटर आइडिया होता है। तो इसीलिए अगर उनका हम नॉलेज को यूज करें डिजास्टर को जानने के लिए, तो हमारे लिए डेफिनेटली बेटर होगा। और उसके साथ साथ हम उस अपना साइंटिफिक एक्सपर्टाइज को लगा देंगे, तो ये हेल्प करता है हमें, कोई भी डिजास्टर आता है उसका से जो लॉस हो सकता है उसको कम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं जंगलों में, उनके लोकल नॉलेज को हम जानें, और उसके साथ साथ हम साइंटिफिक अपना साइंटिफिक एक्सपर्टाइज यूज़ करें, सो दैट कि उन डिजास्टर के बारे में हम जान सकें और उनके कल्चर को हम प्रोटेक्ट करें, सो दैट कि उन्हें आइडिया रहे, जो आइडिया है पहले से उनके पास, जो भी नॉलेज है वो उसके थ्रू हमें हेल्प वहाँ के डिजास्टर से फाइट करने में। सो हम इसके लिए हम उनसे इनपुट ले सकते हैं कि कल्चर और इन्वायरमेंट नॉलेज का, कि इसके रिलेटेड हमें प्लान बनाने में उनका पर्सपेक्टिव जान सकते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से हमें कैसे बच सकते हैं इसके लिए। और साथ में एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सो दैट कि इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़े। साथ में उनको डिज़ाइन के बारे में भी आइडिया रहता है कि इस तरह के डिज़ाइन इस एरिया में अगर किया जाए, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो उस कोई भी डिजास्टर से वो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन से स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजी लगाए गए हैं, सो दैट कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और डिजास्टर सो दैट कि रिड्यूस हो सके। तो सभी में मेन पॉइंट आपको यही मिलेगा कि हम लॉस ऑफ लाइफ को कम करना है, उसका जो इम्पैक्ट है उसका रिड्यूस करने की बात की गई है। फर्स्ट है इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इसमें लॉस ऑफ लाइफ और उसका नेचुरल डिजास्टर से डिस्ट्रक्शन हो उसको कम करने की कोशिश की गई थी, और इसमें मेन फोकस था कि हम प्रिपेयर पहले से रहें, प्रिवेंट करें, और रिलीफ और रिकवरी का ट्रेनिंग है सबके बारे में। सेकंड था योकोहामा स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो इसमें भी सेफर वर्ल्ड इस एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि रिस्क असेसमेंट होता है कि कितना हमें रिस्क है। ये काफ़ी बड़ा स्टेप होता है किसी भी डिजास्टर को रिड्यूस करने में, और साथ में हम उसके लिए हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो टेक्नोलॉजी एक दूसरे से एक्सचेंज करे, जिनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है वो बाकी लोगों को दे, सो दैट कि डिजास्टर हमारा
अगर कहीं है तो वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट था ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड था कि ज़्यादा बेटर अप्रोच डिजास्टर को मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड। इसमें ये बोला गया था कि डिजास्टर को अगर हम कम करना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान करना पड़ेगा, और उस साथ जेंडर पर्सपेक्टिव भी इसने डिजास्टर मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट था सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये पहला मेजर एग्रीमेंट था 2015 के बाद, और ये डेवलपमेंट एजेंडा पे बेस्ड था, जिसमें 4 प्रायोरिटीज एक्शन थे और 7 टारगेट थे। मेन था इसमें रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, बिल्ड बैक बेटर थीम पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें आपको नेचुरल डिजास्टर को डिफाइन कर देना है कि जो नेचुरल तरीके से होता है और कौन कौन से होते हैं डिजास्टर, और उनकी कैटेगरीज को डिफाइन करना है, जो 4 टाइप्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है जियोफिजिकल डिजास्टर्स। इसमें जो बेसिकली ग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, जो ग्राउंड पे डिजास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड और सुनामी। तो वोल्केनो आपको पता है कि अर्थ पे अगर कोई हेवी टाइप का वाइब्रेशन हो गया, वोल्केनो इरप्शन जो अर्थ के नीचे से टेक्टोनिक प्लेट्स, मैग्मा या सब हॉट में बाहर आते हैं। लैंडस्लाइड एक जगह से दूसरे जगह अगर पत्थर वत्थर खिसक गया। और सुनामी होता है कि समुंदर से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पानी आ जाना। सेकेंड है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। ये होता है कि पानी की वजह से जितने हो, मतलब पानी के एक या दूसरे फॉर्म से। पहला है एवलेंस। एवलेंस होता है कि जैसे लैंड में लैंडस्लाइड हो गया, तो वही अगर आइस हो, जहाँ मतलब आइसबर्ग्स हो, जहाँ जनरली, या फिर स्नो हो, जहाँ स्नोफॉल हैवी हो, वहाँ ये सब होता है। एवलेंस मतलब एक बर्फ़ का टुकड़ा बहुत गया, जैसे बाहुबली मूवी में एक एवलेंस का सीन दिखाता है जिसमें प्रभास बचाता है उसको। सेकेंड फ्लड हो गया, जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। थर्ड है क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स, जो कि क्लाइमेट की वजह से होते हैं। तो फर्स्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर में ठंडा, ज़्यादा गर्मी, जो कि अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी ज़्यादा ठंडी कभी ज़्यादा गर्मी। सेकेंड है ड्राउट, जो कि अगर रेनफॉल सही से नहीं हुआ तो। थर्ड है वाइल्ड फायर, जंगलों में आग लग जाना, जिससे बहुत जानवरों को इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा जंगल, अमेज़न का रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फोर्थ है इसमें साइक्लोन। लास्ट है बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, जो कि किसी वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सब की वजह से हो जाती है। और इसमें आता है एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक या पैंडेमिक दोनों हो सकता है। तो एपिडेमिक डिजीज़ जो होते हैं जो एक पार्टिकुलर रीजन में इफ़ेक्ट करते हैं, और पैंडेमिक अगर एक से ज़्यादा रीजन को इम्पैक्ट करता है तो हो जाता है पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द इंडिजिनियस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग साइक्लोन एंड ड्राउट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि साइक्लोन और ड्राउट के केस में हम इंडिजीनियस नॉलेज या ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे यूज करें, सो दैट कि हमारे लिए हेल्प और उससे डिजास्टर को हम उस कॉप अप कर सकें। सो अगर ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की जाए तो एक कोई किसी भी डिजास्टर में हमेशा हेल्पफुल रहता है। उसको उसका इम्पैक्ट को कम करने के लिए अगर डिजास्टर आ रहा है तो उसको के बारे में हमें पहले ही नॉलेज हो जाता है, सो दैट कि हम उसके लिए अच्छे से पहले से बेटर प्रिपेयर हो जाएं, और उसका हम जो जब इम्पैक्ट पड़े तो हम उसको जो इम्पैक्ट हो वो कम से कम कर सकें। तो इसी तरह इसमें साइक्लोन और फ्लड है, तो क्या क्या इंडिजिनस नॉलेज जो पहले से करते आ रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी सीड हैं या पेपर डॉक्यूमेंटेशन वो सब अंडरग्राउंड कर दें। और जनरली जो घर रहता है उसको थोड़ा हायर प्लेन पे बनाए, सो दैट कि घर में पानी ना जाए। अगर क्लाउड नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इससे पता चलता है कि 3-4 दिन में फ्लड आ रहा है। और फ्लड को और भी प्रिडिक्ट करने के तरीके हैं कि किस तरह क्लाउड का कलर है,
और जब फ्लड या साइक्लोन आया तो बनाना लीफ को यूज करते हैं खाने के लिए। और बनाना लीफ को हम उस टाइम जो ट्रेडिशनल नॉलेज ये कहता है कि बनाना लीफ को हम फ्लोटिंग के लिए, मतलब ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो एक जगह से मतलब एक पार करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जो नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कि साइक्लोन और फ्लड के केस में हमें काम आती है। और एक पहले ही बता देना एक जगह से दूसरे जगह का अगल बगल के लोगों को, ये सभी ट्रेडिशनल नॉलेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क परसेप्शन। मतलब कि रिस्क परसेप्शन मतलब रिस्क के बारे में आपको अवेयरनेस है और आप कितना इसके बारे में अवेयर हैं, ये होता है। ये इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये रिस्क अवेयरनेस है या रिस्क परसेप्शन है, वो कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कि जनरली होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वो कोई भी डिजास्टर के लिए पहले से बेटर प्रिपेयर हो जाते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी ये सब होता है। और उसी के हिसाब से वो जब डिजास्टर उनको हिट करता है तो पहले से बेटर वेल इक्विप्ड रहते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और जब इवैक्यूएशन सब प्लान पहले से उनके पास भी रहता है। और जब डिजास्टर जब कम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी रहती है कि वो फिर से रिकवरी रिहेबिलिटेशन ये सब कर सकें। सो अगर बात की जाए इसमें डेवलपिंग कंट्री या जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके कंपेरिजन में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास से जो रिस्क परसेप्शन है वो जनरली हायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। इसमें आपको नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो 2009 में बना था उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो फ्रेमवर्क बना था इस व्यू को रखा गया था कि हमें इंडिया को एक सेफ डिजास्टर रेजिलिएंट डेवलप्ड इंडिया बताना है, साथ में जिसमें डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्ट्रेटेजी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाए। और ये तभी हो सकता है जब हम अपना एक ऐसा कल्चर बनाएं कि डिजास्टर को प्रिवेंट करने का, उसको कम से कम करने के और पहले से उनका प्रिपेयर करने के लिए एक इफ़िशिएंट रिस्पॉन्स हमारे पास हो डिजास्टर के टाइम में। अगर इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें बात की गई थी उसकी बात की जाए तो इसमें हमें एक कल्चर, ऐसा कल्चर को डेवलप करने का था कि जिसमें हम सब नॉलेज और इनोवेशन ये सब को यूज करके डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके और उसके लिए हम प्रिपेयर हो सके। और साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज टेक्नोलॉजी और उसमें साथ में टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा सके। और उसके लिए हम इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे जो कि इसमें स्टडी करेंगे सो दैट कि डिजास्टर के लिए हम पहले से प्रिपेयर हो सकें और उनके लिए बेटर प्लान किया जा सके। और साथ में उनकी फोरकास्टिंग के लिए, उनकी अर्ली वार्निंग के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके। और साथ में मीडिया का इसमें प्रोएक्टिव सपोर्ट मिल जाए सो दैट कि डिजास्टर के बारे में लोगों को पहले से अवेयर हो जाए और वो पहले से प्रिपेयर हो पाए फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द केस स्टडी ऑफ द इंडियन ओशन सुनामी 2004। इसमें आपको जो 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा कंट्री में कैजुअलिटी हुआ था उसको एक्सप्लेन करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज इंडिया को हुआ था। तो जो 2004 में सुनामी आया था वो उसका रीज़न था अर्थक्वेक, एक जो 9 रिक्टर स्केल पे आया था। उसकी वजह से लगभग 3 से लेकर 10 मीटर तक 3 से 10 मीटर तक ऊंचे टाइडल वेव्स बन गए थे जो कि लगभग 3 किलोमीटर अंदर ज़मीन मतलब लैंड में चले गए थे कोस्टल एरिया से। तो 3 किलोमीटर तक का डैमेज हुआ था। और इसमें अगर हम टोटल डैमेज की बात की जाए ओवरऑल तो लगभग 20 कंट्रीज़ ने एक्सपीरियंस किया था और 22 लोग लगभग अफेक्ट हुए थे। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया का
5200 लगभग किलोमीटर कोस्टल एरिया अफेक्ट हुआ था, जिसमें मेनली तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी और अंडमान निकोबार थे। और लगभग 12,000 लोग का डेथ हुआ था और 6.5 लाख लोग अपने घर बेघर हो गए थे और 10 लाख तक के लगभग घर डैमेज हो गए थे। और 2000 किलोमीटर तक कोस्ट लाइन था, वो 2 किलोमीटर तक अंदर जाके वहाँ तक पानी डूब गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक खतरनाक तरह का डैमेज था, बहुत बड़ा डैमेज था ये। और इसमें सबसे पहले जो रेस्क्यू करने वाले थे वो लोकल्स लोग थे, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, रिहेबिलिटेशन, रिलीफ, ये सब का प्रोग्राम शुरू किया। तो और इसमें इतने ज़्यादा डैमेज हुए थे जिसकी वजह से सर्च और रेस्क्यू में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। लेकिन सभी के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से के बाद से इसको कंप्लीट किया गया, इसका जो रिकवरी फेज हुआ सब। और इस जो सुनामी था, इसके बाद ही जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था वो इनेक्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसके बाद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी 2005 में बनी थी। तो इस तरह से हमारा जो गेस्ट पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।